मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अशोक कोचिंग क्लासेज। जैसा कि बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था संज्ञा कि संज्ञा क्या होती है, तो मैंने आपको बताया, आपको ध्यान होगा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या यूँ कहें कि संज्ञा ही नाम है या नाम ही संज्ञा है। इस तरीके से हम भी इसको कह सकते हैं। अगर हम बात करें प्राणी की अगर बात करें तो प्राणी में क्या, जैसे राम, कृष्ण, मोहन आदि ये हमारे आ जाते हैं। अगर बात करें हम वस्तु की, वस्तु में हमारा जैसे कुर्सी है, किताब है, मेज है आदि है। इसके बाद बात करते हैं स्थान। स्थान में जैसे आगरा, दिल्ली, मुंबई आदि। तो ये हमारे सभी क्या हैं? कोई प्राणी, वस्तु, स्थान और गुण या भाव। जैसे जैसे हमारा है बचपन, गुण या भाव। जैसे बचपन है, गरीबी, जवानी आदि। तो आप ये देखते हैं यहाँ पर कि मैंने आपको बताया किसी प्राणी, राम, कृष्ण, मोहन आदि हैं। वस्तु कुर्सी, किताब, मेज आदि हैं। अगर इसके गुण या स्थान की बात करें तो स्थान है, कोई भी ले लो आप, स्थान ले सकते हैं हम। आगरा आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, मुंबई आ जाता है, या कोई भी स्थान का नाम अगर हम लें तो उसमें हम कौन सी संज्ञा आ जाती है? हमारी जो संज्ञा है वो आ जाती है हमारे स्थान के स्थान इस पर। और इसके बाद अगर गुण या भाव की बात करें, जैसे बचपन है, गरीब है, जवानी है आदि है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि इसके बाद आपको जो बताया था वो बताया था मैंने आपको इसके संज्ञा के भेद। क्या बताया था आपको? संज्ञा के भेद। और संज्ञा के भेद में क्या बताया था? संज्ञा के भेद में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के जो भेद हैं वो बेटा 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो पहला मैंने आपको जो बताया था वो बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा बताया था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर व्यक्तियों की नाम बात करें, इसमें क्या कहा जाता है? हमारा व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं इसमें। और दूसरा हमारा आ जाता है जैसे दिशाओं के नाम। दूसरा दिशाओं के नाम, पहला व्यक्तियों के नाम, दूसरा दिशाओं के नाम, तीसरा देशों के नाम भी ले सकते हैं हम इसमें, क्योंकि विशेष होते हैं ये भी। देशों के नाम। और तीसरा हमारा पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम, यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए विशेष हो, जो विशेषता प्रकट करे उसकी। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं उसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें नदियों के नाम भी आ सकते हैं, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, आदि। अगर इसमें व्यक्तियों के नाम की बात करें, जैसे राम है, मोहन है, महेंद्र है, सीता है, कोई भी नाम आप लीजिए जो भी क्या हो, विशेष हो। इसके बाद
दूसरा है दिशाओं के नाम, तो दिशाओं के नाम है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी क्या है हमारी दिशाएं हैं, जो कि एक विशेष है, इसके अलावा ये दूसरी नहीं हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं देशों के नाम। देशों के नाम में जैसे भारत है, अमेरिका है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, ये सभी क्या है हमारे देशों के नाम हैं। दूसरा, इसके बाद अगर बात करें हम पर्वतों के नाम की, तो पर्वतों के नाम जैसे अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, आदि जितने भी पर्वतों के नाम हैं वे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें हम नदियों के नाम की, तो गोदावरी नदी है, सिंधु नदी है, घाघरा नदी है, आदि नदियाँ, मतलब मीन्स कहने का ये है कि जितनी भी नदियों के नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था, दूसरा भेद जो बताया था वो बताया था मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा। कौन सा भेद बताया था? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती क्या है? जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में किसी भी संपूर्ण जाति का, किसी भी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें जातिवाचक संज्ञा में बता रहा था कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता हो या किसी समुदाय का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक है, जैसे बालक, जैसे बालक, पुस्तक, नगर, बालक, पुस्तक, नगर आदि, तो ये सभी हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा की अगर हम विशेषता की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में बेटा, जातिवाचक संज्ञा में प्राणी या वस्तुओं की संख्या, दोबारा ध्यान से सुने कि जातिवाचक संज्ञा में प्राणी या वस्तुओं की संख्या एक या दो में नहीं वरन बड़ी संख्या में होती है। इनकी जो संख्या होती है वो एक या दो में नहीं होती वरन बहुत बड़े में होती है। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें और तो विशेष व्यक्ति, स्थान नहीं वरन स्कूल, जाति, वर्ण या समुदाय का बोध कराती है। कौन कराती है? ये जातिवाचक संज्ञा हमें ये बोध कराती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे भेद की। जो तीसरा भेद होता है हमारा वो होता है भाववाचक संज्ञा। कौन सा होता है तीसरा? भाववाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं। तीसरा कौन सा है बेटा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी गुण, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख दुख, गरीबी, बचपन, क्या है? गरीबी, जैसे सुख, कौमा, दुख, गरीबी। अगर गरीबी की बात करें तो अगर मैं इसको गरीब लिख देता तो ये कौन सी संज्ञा हो जाती भाई? गरीब हमारी हो जाती जातिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाती? गरीब जो होते हैं हो जाती कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। तो गरीबी से कौन सा बना है हमारा? गरीबी। तो गरीब को हम देख सकते हैं और गरीबी को हम नहीं देख सकते। गरीबी को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि इसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी थोड़ी सी विशेषता और मैं बता दूं कि क्या है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्राय बहुवचन में नहीं होता। इस संज्ञा का जो प्रयोग है वो कभी बहुवचन में नहीं होता है। दूसरी विशेषता इसकी एक और है कि भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को केवल क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है और इसको देखा नहीं, छुआ नहीं जा सकता। जबकि जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है
वो हम क्या कर सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, मैंने अभी बताया आपको गरीब क्या है ये, सॉरी ये गरीबी है। अगर गरीब की बात करें तो गरीब को हम देख सकते हैं और गरीबी को हम देख नहीं सकते। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो भाववाचक संज्ञा की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि भाववाचक संज्ञा को केवल हम अनुभव कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है, इसका कोई चित्र बनाया नहीं जा सकता, इसका कोई चित्र भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। संज्ञा आपकी यहीं पर खत्म होती है और बाकी जो एक्सरसाइज है वो आप फिल जो भी है वो आप घर से कर लेंगे अच्छे से। थैंक यू।